हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कहीं से भी तुम देख रहे हो। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज कवर कर रहे हैं आपका चैप्टर डायरेक्टिंग बिजनेस स्टडीज़ का। आई थिंक ये 7वां चैप्टर है ना। और इस चैप्टर को हमको आज निपटाना है। तो मैं ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा रखूँगा क्योंकि इसी महीने 22 तारीख को ये किताबें यूजलेस हो जाएंगी। तो ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो आई होप तुम सब ने ऑलरेडी ये चैप्टर एक बार पढ़ रखा हो और अभी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और इन डेप्थ तरीके से, है ना। तो दैट इज़ व्हाट माय गोल इज़ विद दिस वीडियो कि मैं एक फिर से एक बार दिमाग में सारी चीज़ें रिफ्रेश कर दूं कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। दैट्स द गोल ऑफ दिस वीडियो। डायरेक्टिंग होता क्या है भाई साहब? तो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे ना। हमने पढ़ा प्लानिंग क्या होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फिर स्टाफिंग क्या होता है। अब आपने स्टाफिंग कर लिया, आपने लोग रिक्रूट कर लिए। उसके बाद उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको एक्चुअली बताना कि तुमने जॉब ज्वाइन कर ली है, तुम्हें काम क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल ऑफ इंटेंसिटी के साथ करना है। उन लोगों को मोटिवेटेड रखना, सही से चीज़ें कम्युनिकेट करना, उनको लीड करना, ताकि वो लोग अपने सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके और ढंग से, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ मन लगा के काम कर सकें। वो डायरेक्टिंग की प्रोसेस हो सकती है, वो तुम कह सकते हो। वो समझने के लिए दैट इज डेफिनेशन इज परफेक्ट। ठीक है, अगर तुमको बुकिश डेफिनेशन जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टिंग function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating. क्या बोला? Instructing, guiding, inspiring and motivating employees of the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal. मैंने जो हिंदी में बोला वही उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। उसने बोला कि हमको क्या करना है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ तुमने रिक्रूट करे थे ना स्टाफिंग प्रोसेस में, उन एम्प्लॉयज़ को क्या करना, उन एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहना एज अ मैनेजर, है ना। तो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। इसको तुम इंग्लिश में लिख दो, थोड़ी और फैंसी वोकैबुलरी यूज़ करके घुमा फिरा के बात लिख दोगे तो मार्क्स वाइज एडजस्ट करके तो यू अंडरस्टैंड डायरेक्टिंग नाउ। सो अब इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस काफ़ी बेसिक है ना, और ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मेन इसमें जो पार्ट है वो है तुम्हारा ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एलिमेंट्स में हमारे पास वैसे टेक्निकली तो 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। लेकिन हमारे पास अभी सुपरविजन नहीं है तो इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीडरशिप है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसके बैरियर्स है, बैरियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। और मोटिवेशन में हमारे पास मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं कहूँगा कि पार्ट ए में एटलीस्ट, जो आपका इनिशियल बुक है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोला जाएगा, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर डायरेक्टिंग ये, क्योंकि उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है कवर करने के लिए। बट द थिंग इज कि एक बार तुम समझ जाओगे तो तुम विल इजीली अंडरस्टैंड कि कंटेंट उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल टू अंडरस्टैंड ये, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो यू वोंट फील बोर्ड, है ना, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। देखो भाई साहब, थोड़ी वॉल्यूम आवाज़ तेज करके बात करेंगे क्योंकि पीछे बज रहे हैं गाने और वो इस वीडियो की वाइब खराब कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऊपर से गाने इंक्लूड हो जाएंगे तो वैसे ही मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन। अब देखो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें पढ़ना जरूरी ही है। मतलब डायरेक्टिंग में जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ही लो भाई साहब, अगर नहीं भी पढ़ रहे हो पूरा चैप्टर इन डेप्थ। अगर ऐसी सिचुएशन है कि तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा है और तुमने अपने एंजॉयमेंट को ज़्यादा फोकस किया है, विच आई डोंट माइंड, लेकिन ठीक है, अभी अब मार्क्स लाने हैं लास्ट मोमेंट पे, तो तुम्हें अच्छे से कौन से टॉपिक्स को ग्रिप करके चलना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन में मैस्लोज हायरार्की तो पकड़ के चलो। एटलीस्ट ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, इस ट्राइंगल को समझ लो, क्योंकि इसके बेस पे केस स्टडीज आ सकती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आराम से उठ के आ सकता है। क्या आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है उठ के। ठीक है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब ये मैस्लो एक बहुत बढ़िया इंसान थे, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई है। इसका रेलेवेंस कहाँ आता है मोटिवेशन टॉपिक में, उसको समझता है। अब मोटिवेशन जो है ना, एक प्रोसेस है टू इंड्यूस समवन टू वर्क टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। मैं पर्टिकुलर गोल बोल रहा था, ठीक है। तो वर्क टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, किसी इंसान को क्या करना, एक डिजायर उसके अंदर क्या करना, इग्नाइट करना, है ना। अब देखो, मोटिवेशन जो है चीज है, इसमें आपकी 3 चीजें आती हैं। एक आता है आपके पास मोटिव। मोटिव एक इनर डिजायर है टू वर्क टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल और बिहेवियर। देन आता है तुम्हारे पास ये साक्षात मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है?
प्रोसेस है। और तब आता है थर्ड एलिमेंट इसका, मतलब थर्ड एक पार्ट इसका, मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? कुछ वो फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, और वही फैक्टर्स के बेस पे तुम्हारी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। अब देखो, अगर तुम एक एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम्हें खाली सैलरी ही मोटिवेट करे ये नेसेसरी नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो मान लो अगर कॉम्पिटेंट और स्किल्ड है तो उनको जॉब्स कहीं भी मिल जाएंगी, तो उनको सैलरी और पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको कुछ और भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर चाहिए जो उनको उस पर्टिकुलर काम से क्या करे, और अटैच्ड और क्लोज फील करवाए। दैट इज द पर्पस ऑफ मोटिवेशन। और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताता है कि एक बेसिक ह्यूमन बीइंग जो है, उसकी ज़रूरतें, उसकी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो कैसे रैंक करती हैं। और आपको अगर किसी एम्प्लॉय को, अभी हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो अगर आपको किसी एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है, उसको मोटिवेटेड रखना है, तो आपको उसकी इन सारी नीड्स का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आराम से काम बनेगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। गाइस, पढ़ाई होती रहेगी। अभी मैं तुमको एक नए मेंबर से मिला रहा हूँ। दिस इज छोटू, दिस इज अ फीमेल, शी इज 3.5 महीने की मेरे ख्याल से। एंड जो मैंने तुम्हें बिल्लू दिखाया था पहले, बिल्लू के तो 3 भाई बहन हैं मैंने बताया, बट दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। दिस इज ए सिंगल पर्सन, है ना, इंडिविजुअल है। अभी इसकी कोई फैमिली हमें आइडेंटिफाई नहीं हुई। ये हमारे पास आया था अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने पहले। काफ़ी चोट थी इसके यहाँ पीठ पे और एल्बो पे लगी हुई, लेकिन नाउ शी इज़ फाइन एंड शी लाइक्स टू एक्सप्लोर अराउंड द हाउस। तो एक खिड़की से अंदर आती रहती है आजकल, बहुत मस्ती करती है। यहाँ बोलो एक बार, म्याऊ। ओह, शी इज सॉफ्ट ब्लिंकिंग गाइस। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इंसान की क्या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। तो वैसे ही जो आप एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, उससे वो क्या करेगा? वो रोटी, कपड़ा और मकान सिक्योर करेगा। पहले अपनी बेसिक जिंदा रहने की जो जरूरत है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है सेकंड में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जाने देता हूँ इसको। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्या हो गई? अगर आप एम्प्लॉय को जॉब पे रखे हो तो आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि वो एम्प्लॉय सिक्योर फील करे कि हाँ, मेरी जॉब ऐसी नहीं है कि मेरे को किसी भी दिन रैंडमली किसी भी छोटी मोटी बात पे फायर कर दिया जाए। नहीं, जैसे बोलते हैं ना, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, फयोल के प्रिंसिपल्स में, सेकंड चैप्टर में। वो क्या, वो इसी नीड को क्या करता है? वैलिडेट करता है। क्योंकि आप क्या बता रहे हो एम्प्लॉय को कि हाँ 3 महीने हम तुमको टेस्ट करेंगे, तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड रहेगा। तो एम्प्लॉय को सिक्योरिटी फील होती है, स्टेबिलिटी फील करता है, तो वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स मैंने बता दी और सेफ्टी सिक्योरिटी बता दी। इसकी बुकिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स कह रहा है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंडिविजुअल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, भाई रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। एंड ये सर्वाइवल के नेसेसरी है, इसलिए क्या है, सीक्वेंस में सबसे पहले आते हैं, है ना। सबसे पहले आते हैं सीक्वेंस में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर यही नहीं है तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा, तो वो तुम्हारे लिए काम कैसे करेगा, है ना। तब तुम उसको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा उल्लू बना के पैसे कैसे कमा पाओगे? तो समझो, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर तुमको बहुत सारे पैसे छापने हैं, तुमको अपने एम्प्लॉयज की पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है, ताकि वो एटलीस्ट जिंदा रहे काम करते समय, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कह रहा है, once the present physiological needs are fulfilled, then the people start thinking about their future as they want to secure their future by making their future। ठीक है, कुछ नहीं, सिक्योरिटी की बात कर रहा है। मैंने जो बताया ना भाई, उसको इंग्लिश में हिसाब बिठा के घुमा फिरा के लिख रहा है। या आपको एम्प्लॉय की जॉब की सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी क्या करनी है? मेंटेन करके रखनी है और प्रमोट करनी है, ताकि एम्प्लॉय और अच्छा फील करे। फिर आता है आपके पास भाई साहब, तीसरा कहाँ है? हाँ, बिलोंगिंग स्लैश अफिलिएशन, द फीलिंग to feel like you belong, to feel love, to feel affection, to feel a link to the organization। अब जनरल सेंस में बात करें तो जनरल सेंस में तो ये होगा कि अगर आप एक इंसान हो, तो ऑब्वियसली आपको लोग चाहिए जो आपके जैसे हो, जो आपको समझते हो, जो चीज़ें आपकी समझते हो, जो आपको प्यार करते हो, आपका ख्याल रखते हो, है ना, जो आपको जज ना करते हो हर तीसरी छोटी बात पे। तो ये तो एक जनरल सेंस हो गया। लेकिन मैनेजमेंट टर्म में क्या हो? मैनेजमेंट टर्म में हो कि मेरे को भाई, मैं काम कर रहा हूँ और मेरा मैनेजर मेरी परवाह करता है, या फिर वो आके देखता है कि हाँ मेरी कोई घर में कोई दिक्कत चल रही है, फिर अगर आज मेरा मूड स्पेशली खराब है तो शायद कॉफी पकड़ा के चला जा रहा है। मतलब मैं तो बस सोच रहा हूँ गाइस, मैंने अभी कॉर्पोरेट में काम नहीं करा है, लेकिन जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, अफिलिएशन एंड बिलोंगिंग हुआ कि यू नो दैट द मैनेजर केयर्स अबाउट द टीम, है ना, केयर्स अबाउट यू ऑल द एम्प्लॉइज, एंड ही इज एबल टू इंडिविजुअली केटर टू एवरी एम्प्लॉइज नीड्स एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड देयर पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड उनको सपोर्ट करना, उनको वैलिडेट करना, ताकि जो एम्प्लॉय है उसको परिवार जैसा लगे वो एटमोस्फेयर, उसको लगे कि हाँ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यार, है ना, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, तो वो बर्डन नहीं है, मेरे को मजा आता है काम करने में, मेरी फैमिली की तरह है ये फीलिंग डेवलप करनी है, ठीक है।
तो दैट इज बिलोंगिंग स्लैश अफिलिएशन। बुकिश डेफिनेशन बोलती है इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप। वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स, देन द सोशल नीड्स बिकम मोर एक्टिव टू फुलफिल द नीड्स। मैनेजमेंट है ना क्या कह रहा है कि मैनेजर्स प्रेफर टीम वर्क, अरेंज फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स। वही कि जिस भी प्रोसेस से तुम अपने एम्प्लॉयज को क्या एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ अफेक्शन डेवलप करा सकते हो। जैसे ओरिएंटेशन करते हैं या फिर कॉर्पोरेट में लोग काफी सारी क्या करते हैं, वीकेंड्स को पार्टी करते हैं अपने एम्प्लॉयज लोग की, है ना। इनफॉर्मल कोई किसी के घर जाके कर रहा है, कोई किसी की बेटी की बर्थडे पार्टी है, कुछ है, कोई एंगेज हो रहा है, मतलब जो भी है। तो यू डू फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि तुम उनसे एक लिंक जनरेट कर पाओ, एक कंपेनियनशिप, बिलोंगिंग फील कर पाओ। ये हो गया तीसरा। फिर चौथा था एस्टीम, जिसमें लोग बोलते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस और ईगो बूस्ट करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको मैं और कहता हूँ कि ये मोक्ष भी तुम इसको बोल सकते हो, कि मोक्ष मोक्ष प्राप्ति, है ना। कि जिसमें तुम ये डिसाइड कर लो कि हाँ मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है और मैं करना क्या चाहता हूँ। एम्प्लॉय का अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब अगर आपको मोटिवेट करना है किसी प्राणी को, तो पहले देखो कि इस प्राणी की जिंदगी में कौन सी नीड्स फुलफिल्ड है। अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी है, सेफ्टी पूरी है, बिलोंगिंग पूरी है, तब तुम उसको बोल रहे हो कि मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, है ना। या फिर तब तुम बोल रहे हो कि देखो कोई जॉब से निकाल जाएगा। उसकी ऑलरेडी वो नीड्स फुलफिल्ड है भाई। उसको चाहिए एस्टीम, उसको चाहिए इज्जत, उसको चाहिए कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और उसके अंदर माने, उसका एस्टीम बढ़े, ईगो बढ़े। एक सेकंड, एक और बिल्ला है, रुको गाइस। दिस इज द फर्स्ट मेल इन द हाउस, दिस इज गौरी। ही इज अ वेरी फैट कैट, ठीक है, बहुत मोटा बिल्ला है। और ये 2 दिन से गायब था, ऑलमोस्ट 2 दिन से, और अब ये आया है। मतलब सुबह आया था दूध के लिए, फिर अभी इसको भूख लग रही है इसलिए यहाँ रखा है ना। बहुत क्यूट सा बिल्ला है, बहुत कड़ली है, इसको बहुत पतोला जा सकता है, कुछ नहीं बोलता है। और अब ये दूध खिलाया है। दूध चाहिए तुमको? हाँ, दूध चाहिए इसको। तो अभी कमरे में मेरे एक बिल्ला और एक बिल्ली है। ये जो है ये उसका भाई है, उसका बड़ा भाई। किसका? बिल्लू का बड़ा भाई है। ये बिल्लू लड़की है, ये लौंडा है, ठीक है, लेकिन इसकी हरकतें पूरी लड़की जैसी है, इसलिए इसका नाम हमने गौरी रखा है। तो हमने देख लिया कि हमारा जो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड है वो क्या है। और अब तुमको अगर एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है, तो तुमको उसकी ये नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वो इस पिरामिड में कहाँ आता है, और उसको उसके हिसाब से तुमको मोटिवेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कि मान लो अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही नहीं है भाई साहब, उसका सर्वाइवल पे बना रखी है, तो तुम उसको अच्छी सैलरी दो, उसको तुम टीए दो, है ना, ये सारी चीजें दो, जिससे वो क्या करे, एग्जिस्ट कर पाए काम करने के लिए। तो ये हो गया मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इनको मैं फेंकता हूं इधर, ठीक है। देखो भाई साहब, मैस्लोस हायरार्की पढ़ लिया। मैस्लोस हायरार्की में तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे एम्प्लॉय को दिक्कत क्या है। फिर आप उसको मोटिवेट करना चाह रहे हो, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं मोटिवेट किस तरीके से इसको कर सकूं कि इसकी वो पर्टिकुलर नीड फुलफिल हो और ये मेरी तरफ और लॉयल रहे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स और अच्छे से काम करे। देखो राइटिंग में मत जाना। किसी का कमेंट आया था पिछली वीडियो में कि राइटिंग देख लो, समझाते हैं अच्छा हो। देखो भाई साहब, राइटिंग इंप्रूव करने की अभी कंडीशन नहीं है। 22 तारीख को ये किताब कचरा हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको सीधा कॉलेज में देखूंगा। तो अभी राइटिंग पे इंप्रूव करने की कोई बात नहीं है। हमारा काम है इसको समझ के निपटाना अच्छे से और अच्छे मार्क्स लेके आना इस सब्जेक्ट में, जो हम करेंगे। हमको करना है कि इंसेंटिव क्या भाई साहब, मोटिवेट कैसे करोगे, क्या लालच दोगे एम्प्लॉय को जिससे वो तुम्हारी तरफ और लॉयल रहे। तो देखो 2 तरीके हैं, या तो फाइनेंशियली उसको पटाओ या तो नॉन फाइनेंशियली पटाओ, ठीक है। अब फाइनेंशियली कैसे बढ़ा सकते हो? वेल, पे। ऑब्वियसली सैलरी जितनी अच्छी रहेगी, एम्प्लॉय उतना अच्छा फील करेगा टुवर्ड्स वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो सैलरी उसकी बढ़ाई जा सकती है। वेज रेट, अब देखो सैलरी और वेजेस। अब सैलरी क्या होती है फॉर्मल सेक्टर में, वेज क्या होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है ना, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो उसका पर डे के हिसाब से वेज रेट होता है, तो उसका वेज रेट इंक्रीज किया जा सकता है। बोनस इशू किया जा सकता है। मान लो कोई फेस्टिवल है, ओकेजन है, या वर्कर्स डे है, लेबर डे है, उस टाइम पे उसका वेज रेट इंक्रीज किया जा सकता है। या फिर अगर वो स्पेशली अच्छा काम कर रहा है तो उसको सिलेक्टिवली बोनस इशू करा जा सकता है। अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मान लो बहुत भर के प्रॉफिट किया है, $1 बिलियन का प्रॉफिट किया है, तो मान लो आपको क्या बोनस इशू कर दिए गए हैं, 4,000-5,000 ग्रांड के, है ना, बोनस इशू किए गए हैं। फिर स्टॉक ऑप्शन, आप अपने एम्प्लॉयज को ही सबसे पहले क्या करते हो, स्टॉक्स, अपनी कंपनी के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या करते हो, प्लान इशू करते हो, ताकि वो क्या कर सके, को पार्टनरशिप। मान लो देखो अगर एक कंपनी कोई आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो पहले वो अपने एम्प्लॉयज को मौका देती है कि हाँ भैया पहले तुम ही इन्वेस्ट कर लो कंपनी में, है ना, क्योंकि इसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो तो तुम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो। तुम जितना काम करोगे उतना ज्यादा कंपनी का वैल्यूएशन आउटपुट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारे खुद के पैसे ग्रो होंगे।
तो दैट इज द ऑप्शन दैट दे प्रोवाइड कि स्टॉक या को पार्टनरशिप कर सकते हो। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी कि ईपीएफ फंड हो गया ना, बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे एम्प्लॉयर खुद एक कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है हर महीने एंड देन एम्प्लॉय की सैलरी से भी कुछ पार्ट कट करके एक अकाउंट पे सेव करता है, जहाँ पे वो इंटरेस्ट बिल्ड करता है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। और जब मान लो अगर वो पूरा रिटायरमेंट 60 तक खींच रहा है तो उसको फिर भर के पैसा मिलेगा, अच्छा खासा नॉन टैक्सेबल, ठीक है, मजा आ जाएंगे उसके। तो देखो वेज रेट जो मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो तो है भैया, सैलरी देख लो, वेज रेट बढ़ा दो, बोनस दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग कर दो, है ना, स्टॉक्स ऑप्शन दे दो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दो, और जो जो तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा भी आ रहा होगा जो फाइनेंशियली और पैसे से रिलेटेड है और एक मोटिवेटिंग फैक्टर तुम्हें लगता है बन सकता है, तो उसको तुम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर लिख सकते हो। फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हुआ? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखो, इंसान का जो जो एक भूख रहती है ना नाम की, नाम होगा नाम होगा, तो वो क्या है, वो स्टेटस है कि हमारा स्टेटस होना चाहिए कि मेरा नाम सुन के लोग क्या करें, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, ये तो ये लोगों को काफी चाहिए रहता है। तो स्टेटस भी है एक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन क्या है, क्या मैं अपने बॉस से अपने दोस्त की तरह बात कर सकता हूँ, क्या हमारे बीच में बहुत फ्रैंक रिलेशन है कि वो बहुत गन पॉइंट पे मेरे से काम करवाता है। ऑब्वियसली अगर गन पॉइंट पे काम करवाएगा और हमेशा काम को ज्यादा प्रायोरिटी देगा ओवर माय, मतलब ऑब्वियसली काम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए लेकिन हमेशा काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए ये भी कुछ खास बात नहीं है ना। तो अगर आपका बॉस या आपका सुपीरियर ये समझ पा रहा है कि आपको आपकी वैसी नीड्स क्या है, पर्सनल नीड्स क्या है, और आप कैसे उसको काम में कोलैबोरेट कर पा रहे हो, और आपको एक तरीके से एज अ ह्यूमन बीइंग देख रहा है रादर देन जस्ट रिसोर्स, क्योंकि इंडिया में क्या करते हैं जब भी एम्प्लॉयज रहते हैं तो उनको जो भी सुपीरियर्स जो उनसे काम करवाते हैं तो उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें सैलरी देते हैं तुम हमारे नौकर टाइप के हो। ये मेंटालिटी ज्यादा देखी जाती है इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो ये मेंटालिटी अगर है तो देन आपका स्ट्रक्चर बेकार है और एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर अच्छा है कि आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप अपने बॉस से बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हो, डाउट रेज कर पा रहे हो, जहां पे आपको गलत लगता है वो गलत है वहां आप आसानी से पॉइंट आउट कर पा रहे हो, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, आप आराम से सीख भी पा रहे हो और एक डिसेंसी भी मेंटेन्ड है। तो अगर ऐसा क्लाइमेट है, अच्छा क्लाइमेट है, तो इंसान और खुश रहता है और खुशी से काम करता है क्योंकि उसको लगता है कि हाँ भैया मैं एक्टिवली एंगेज कर सकता हूँ चीजों से और मेरे को अच्छा फील होता है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। फिर आया करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, वर्कशॉप्स करवाना, टेक्निकल नई टेक्नोलॉजीज को ऑर्गेनाइजेशन में लाना और लोगों को सिखाना, एम्प्लॉयज को सिखाना कि इन टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे डील करते हैं, है ना, और उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपना स्किल इंप्रूव करते रहें, ताकि उनकी खुद की वैल्यू भी बढ़ती रहे अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जैसे यूएस में कोई लॉ फॉर्म है या फिर कोई अच्छा कॉर्पोरेट फॉर्म है जहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, यंग एम्प्लॉय है जिसका मान लो अभी अंडर ग्रेजुएट हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो बंदा पीजी के लिए जा रहा है और किसी अच्छी कॉलेज में जाता है तो वो उसके एजुकेशन को फंड करते हैं, है ना, बोलते हैं कि हम तुम्हारी 50-60% एजुकेशन फंड करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं उस एम्प्लॉय में विश्वास रखते हैं, उसके डेवलपमेंट के थ्रू डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। मान लो कोई बहुत तगड़ा बंदा है, लॉ फॉर्म में काम करता है अंडर ग्रेजुएट में, उसका पीजी में स्टैनफोर्ड में एडमिशन होता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो वहां पे क्या करते हैं लॉ फर्म्स क्या करते हैं, सामने से बोलते हैं कि वी विल पे फॉर योर एजुकेशन सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ स्किल्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन दैट विल इवेंचुअली बेनिफिट अस। तो वो उसकी एजुकेशन में भी कवर करते हैं। दैट इज ऑल्सो वे ऑफ हेल्पिंग देम एडवांस इन देयर करियर्स। फिर आता है तुम्हारे पास जॉब सिक्योरिटी, ये मैंने बता दिया तुमको। फिर आता है एम्प्लॉय रिकग्निशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करना, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वर्बली उसको अप्रिशिएट करना, उसके पीठ पीछे बोल के कुछ नहीं होगा, सामने से बोलना पड़ता है ना, उसको एम्पावर करना एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय को अच्छा फील करे कि हाँ मैंने काम किया तो मेरे को क्या करा, इसका रिवॉर्ड दिया गया, है ना, मेरे को और ब्रेक्स असाइन किए गए या फिर मेरे को चीजें आसानी से डील करी गई, है ना। तो मतलब बेसिकली एम्प्लॉय को अच्छा फील करवाना फॉर द गुड वर्क दैट इज डूइंग, दैट इज एम्प्लॉय रिकग्निशन एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को बोलना कि तुम और अच्छे आइडियाज दो उसको, और न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जो प्रोजेक्ट्स है उसमें सामने से इनिशिएटिव देने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे तुम्हारे इंसेंटिव्स है भाई साहब। देखो इंसेंटिव्स अगर कट टू कट सारे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तुमको इसमें से अगर 5-5, 4-4 भी याद है तो उसके अलावा तुम मैनिपुलेट कर लोगे आराम से इन्फॉर्मेशन और तुम क्रिएट कर लोगे इससे चीजें। लेकिन ये जरूर है कि समझ एक बार सबको जाना, भले याद नहीं है लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स या आता है एम्प्लॉय रिकग्निशन एम्पावरमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से रिलेटेड साउंडिंग टर्मिनोलॉजीज आती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। समझे? तो ये है हमारी खिचड़ी जो हमने पकाई है और ये है इंसेंटिव्स। अब हम पढ़ते हैं भाई साहब कि तुम्हारा लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, और लीडरशिप स्टाइल्स हमारे 3 होते हैं। अब उसको कवर करते हैं। देखो भाई साहब, लीडरशिप स्टाइल समझो सीधा। लीडरशिप, उसके फीचर्स और उसकी जो इनिशियल पार्ट है
उसको खुद कवर करना। हमें पढ़ना है लीडरशिप स्टाइल्स, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। लीडरशिप स्टाइल 3 तरह के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेंज, या फिर लाइजेस फेयरी। आई थिंक अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, लेकिन इसको याद रखना LAISSEZFAIRE, ठीक है। इसको इसका दूसरा नेम बोलते हैं, MCQs में पूछा जा सकता है, याद रखना। अब देखो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेंज। ऑटोक्रेटिक तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे एक मात्र जो है इंसान है जिसके सारे डिसीजंस चलते हैं, जहाँ पे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है, जहाँ पे जो इंसान ने बोल दिया करना है, जो तुम्हारे CEO या फिर टॉप लेवल मैनेजर ने बोल दिया कि ये काम होना है तो वो काम वैसे ही होना है, देन योर ओपिनियन डज नॉट मैटर एज एन एम्प्लॉय। दैट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है तो कोई भी डिसीजन होने से पहले आपके जो सिलेक्टेड पीपल हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे पूछा जाता है कि यार डिसीजन हमें लेना चाहिए, इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, इसमें क्या आपके ऑब्जेक्शंस है उसको इम्प्रूव करना, इस जो भी पॉलिसी आप लॉन्च कर रहे हो, जो भी डिसीजन लेने वाले हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को जो पूरा इफेक्ट करेगा, तो उसमें क्या करना, आपके बाकी एम्प्लॉयज़ की भी बात सुनना, उनको भी डिसीजन मेकिंग में एक एक्टिव पार्ट बनाना, वो हुआ डेमोक्रेटिक स्टाइल। जो फ्री रेन है, फ्री रेन स्टाइल बोलता है कि भैया एम्प्लॉयज़ खुद में डिसाइड कर लेंगे क्या चीज़ करनी है ना, और जो बॉस है या जो भी वहाँ पे जो सुपीरियर, सो कॉल्ड सुपीरियर है, उसका काम है कि सिर्फ उनको सपोर्ट करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना और उनके डिसीजन को सही से इंप्लीमेंट करना, और तब तक अपनी पावर का यूज ना करना जब तक बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो। तो देखो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो फिर भी हमने पढ़ा है, लेकिन फ्री रेन हमारे लिए थोड़ा सा नया है ना, तो इसको ढंग से समझना। तो फ्री रेन क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पे होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज, हर कोई एम्प्लॉय का इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर करता है, और एम्प्लॉयज अपने में ही डिसाइड करके एक डिसीजन और एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, जिसको देन वो लीडर सपोर्ट करता है। और अगर वो डिसीजन बहुत ही ज्यादा खराब है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बैंकरप्ट कर देगा, तब जाके वो लीडर शायद उस डिसीजन को चेंज करे या उसको डिनाई कर दे। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ पे दिस इज वेरी एम्प्लॉय ओरिएंटेड। क्या बोला? एम्प्लॉय ओरिएंटेड, ठीक है। This is leader oriented, this is mix, and this is employee oriented. So this is one extreme, this is the other extreme, and this is in between. अब देखो, अब इसको तुम्हें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर करना है, तो मैं तुमको इसकी जो डिफरेंस वाली टेबल जो दे रखी है बुक में, उसको रीड कर देता हूँ। पहला आता है आपके पास डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग लीडर कर रहा है, इसमें डिसीजन मेकिंग लीडर करता है विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। यहाँ पे तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स या एम्प्लॉयज ही करते हैं। यहाँ पे लीडर कर रहा है, यहाँ पे लीडर प्लस एम्प्लॉयज कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन वन वर्ड ही है भाई साहब, इसने बोल दिया ये काम करना है तो ये काम करना है, सॉरी, इसने बोल दिया ये काम करना है तो ये काम करना है। डेमोक्रेटिक में क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ भी है, अगर इसने बोला कि ये करो, वो बोले कि नहीं सर इसमें ये ऑब्जेक्शन है, तो ये कम्युनिकेशन दोनों साइड फ्लो कर रहा है। दिस इज डाउनवर्ड फ्लो, दिस इज अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड फ्लो। यहाँ पे तो कुछ भी भाई, ये इसको बोले, ये इसको बोले, ये इसको बोले, यहाँ है, यहाँ है, ये इधर कम्युनिकेट कर रहा है, इधर कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ फ्री फ्लो है। इधर पे टू वे कम्युनिकेशन है, इधर पे वन वे कम्युनिकेशन है। आया समझ में? फिर आ गया तुम्हारे पास मोटिवेशन टेक्निक। ऑटोक्रेटिक में मोटिवेशन टेक्निक यूजुअली नेगेटिव होती है, क्योंकि वो एक इंसान क्या करता है, डरा धमका के लोगों को रखना ज्यादा प्रेफर करता है। 2 सेकंड रुको गाइस, छोटू रिटर्न्स एंड छोटू फिर से, इसको डोरा दी एक्सप्लोरर नाम दिया है मैंने, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोर करती है लड़की, बहुत वैसी है। इसको गोद में उठाना नहीं पसंद। नाखून देखो इसने डिप्लॉय कर रखे हैं, खोल रखे हैं नाखून, कि कभी भी मैं भाग जाऊंगी, है ना, भाग जाओगी आप, चलो ठीक है। पढ़ा रहे हैं, बार बार बीच में आते हैं क्यूट से बिल्ले। देखो, हमने क्या बोला? हमने बोला मोटिवेशन टेक्निक। यहाँ पे नेगेटिव रहती है, इधर पे पॉजिटिव रहती है, इधर पे भी जनरली पॉजिटिव रहती है, यहाँ पे तो सेल्फ कंट्रोल बेस्ड रहती है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों रहती है? क्योंकि भैया अगर एम्प्लॉयज ने इधर काम नहीं किया तो वो उसको फायर कर देगा, या फिर उसकी सैलरी कम कर देगा, या तो उसको 1 महीना सैलरी ही नहीं देगा। तो ये सारे क्या है? नेगेटिव तरीके हैं मोटिवेट करने के। मोटिवेट करने के 2 तरीके होते हैं भाई साहब, पॉजिटिव तरीके का मोटिवेशन, नेगेटिव तरीके का मोटिवेशन। जैसे इंडियन पेरेंट्स जो है यूजुअली नेगेटिव तरीके का मोटिवेशन यूज करते हैं कि ये पक्का करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब यूजुअली किसी एक पनिशमेंट से लिंक करते हैं, है ना, इंडियन पेरेंटिंग जो होती है। और कुछ लोग जो करते हैं, जो अच्छे पेरेंटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? पॉजिटिव पेरेंटिंग करते हैं कि तुम अगर ये करोगे तो मैं तुमको ये दिलाऊंगा, तुम अगर ये करोगे तो तुमको ये सीखने को मिलेगा, तुम अगर ये करोगे तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। वैसे ही देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन, जहां पे तुम बोलते हो कि एम्प्लॉय को आप हार्म करने की कोशिश करोगे, या फिर उसकी फाइनेंशियल तरीके से आप उसको लॉस प्रोवाइड कराओगे, या फिर कुछ ऐसा जिससे उसके दिमाग में फियर बैठ जाए, है ना, जिसकी वजह से उसको काम करना ही पड़े। अगर मैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर काम कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉय, और मेरे बॉस ने बोला है काम करना है, तो अगर मैंने ना बोला तो वो मेरी सैलरी खा जाएगा या मेरे को जॉब से निकाल देगा।
तो मेरे दिमाग में तो फियर के बेस पे काम कर रहा है ना। जब भी आप किसी फियर या किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ काम करते हो तो वो काम करने का आपका मन नहीं करता है, तो दैट इज नॉट प्रेफरेबल। हो तो जाएगा काम, लेकिन मजा नहीं आएगा उतना, है ना। तो इसमें नेगेटिव रहता है, इसमें पॉजिटिव रहता है, इसमें सेल्फ कंट्रोल। इसमें तो सब एम्प्लॉयज खुद ही कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई साहब, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें एज सच कोई फियर नहीं है, एज सच कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियन के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और यहाँ पे जो लीडर है वो सिर्फ एक सपोर्टिव रोल में है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ लीडर। यहाँ पे रोल जो है भाई साहब मेन रोल है, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन। अब देखो खिचड़ी पकड़ी, खिचड़ी जो है ना, खाली बोर्ड को देख के पढ़ोगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, तुम्हें मेरी आवाज और मेरा एक्सप्लेनेशन विद द बोर्ड सुनना पड़ेगा, तब जाके तुम चीजें समझ पाओगे। नहीं तो अगर मैं चुपचाप बैठ के ये पॉइंट करता रहूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या किस पीछे, समझे ना तुम? तो तुमको क्या है, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, रोल क्या है? रोल यहाँ पे डायरेक्ट रोल है। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो कुछ काम होगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसका डायरेक्ट रोल है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप सेंटर्ड है। क्या है? ग्रुप सेंटर्ड है भाई साहब। और इधर पे तो सारा इंडिविजुअल्स पे है काम, इधर पे सारा इंडिविजुअल्स पे है। फिर आया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यहाँ पे फिर भी है, एक वी स्टाइल में काम करते हैं हम, है ना, एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे पूरा स्कोप है क्रिएटिविटी पर्सनल डेवलपमेंट का। यहाँ नो स्कोप, यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे पूरा स्कोप, ठीक है। और डिसिप्लिन हो गया, यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। यहाँ पे आइडियाज इंटरचेंज होते हैं, और यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल रहता है। देखो कहने की बात यह है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या है, अब मैं फटाफट से बताता हूँ। ऑटोक्रेटिक में लीडर ही करता है ऑपरेट, यहाँ लीडर प्लस एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो रहता है, यहाँ पे दो तरीके का फ्लो, यहाँ पे फ्री फ्लो रहता है। इधर डायरेक्ट रोल रहता है इन भाई साहब का, इधर ग्रुप सेंटर रहता है, और इधर तो इंडिविजुअल सेंटर रहता है ना। और यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है क्रिएटिविटी का, यहाँ पे थोड़ा बहुत है, यहाँ पे पूरा स्कोप है क्रिएटिविटी का। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट डिफरेंशिएटिंग के तुम समझ जाओगे, तो इसी में तुम्हारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम्हारे दिमाग में खुद आ जाएंगे समझ में। ये थे लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज या laissez-faire, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत जरूरी। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, विच इज कम्युनिकेशन। मैं क्या करता हूँ, एक ही पार्ट में निपटाता हूँ इसको। यस, शायद कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो ठीक है, तो कम्युनिकेशन को हम सेकंड पार्ट में निपटाएंगे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिकैप करें। हमने पढ़ा भाई साहब डायरेक्टिंग, उसकी डेफिनेशन, है ना। उसके बाद हमने देखा फीचर्स और इंपॉर्टेंस, तुम लोग कवर कर लेना। फिर हमने देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं, 4 होते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, है ना। और कुछ मिस किया मैंने, मतलब 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने लीडरशिप देखा, और हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो है मोटिवेशन थ्योरी वो पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं लास्ट चीज जो है कम्युनिकेशन, उसकी प्रोसेस, और मेन चीज जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो काफी प्रैक्टिकल भी है। तो लेट्स स्टडी दैट इन पार्ट 2।